जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है वो इन नौजवानों को इंजन्स ऑफ ग्रोथ में ट्रांसफॉर्म करना चाहती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विजन है कि वो कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी करना चाहती है कि हमारे पास एक क्वान्टिफाइबल क्राइटेरिया हो। तो जो क्राइटेरिया है इस पे काफ़ी मेहनत हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाजरीन, मौजूद हूँ पेशावर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से और मेरे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के फैकल्टी और वज़ीर आला तालीम खैबर पख्तूनख्वा मीना खान के एडवाइज़र डॉक्टर फ़हीम नवाज़ साहब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ एक अहम फ़ैसला किया है जामियात की रैंकिंग के हवाले से। आज हम डॉक्टर फ़हीम नवाज़ साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये रैंकिंग सिस्टम है क्या और इसके क्या फ़वाइद होंगे जामियात के हवाले से। थैंक यू सर। सर, रैंकिंग सिस्टम क्या है? सर, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उन्होंने 7वीं मरदमशुमारी की थी 2023 में, अच्छा जी। जिसके मुताबिक जो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है इसकी जो कुल आबादी है वो तकरीबन 4 करोड़ है। लेकिन इस 4 करोड़ के अंदर हमें थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। जो पख्तूनख्वा की आबादी है इस टाइम उसका तकरीबन जो 2 करोड़ अफराद है वो नौजवान है, 15 से 29 साल की उम्र में है। और अगर हम यूनाइटेड नेशंस का क्राइटेरिया यूज़ करें जो कि नौजवानों को डिफ़ाइन करता है कि वो अफराद जिनकी उम्र 15 से 24 साल के बीच में हो, तो इस नौजवान आबादी का पख्तूनख्वा की आबादी में तकरीबन 1.5 करोड़ लोग हैं। ये बहुत बड़ा हमारे पास डेमोग्राफिक एसेट है। जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है वो इन नौजवानों को इंजन्स ऑफ ग्रोथ में ट्रांसफॉर्म करना चाहती है। वो चाहती है कि इन नौजवानों के पास स्किल्स हो, हुनर हो, तालीम हो, कम्पिटेंसी हो। ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें यूनिवर्सिटी का कलीदी किरदार है, क्योंकि बच्चों को अगर आपने स्किल देने हैं, उनको तालीम देनी है, उनको हुनर देना है, तो ये यूनिवर्सिटीज़ में ही मुमकिन है। जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है इन्होंने जामियात की फ़ाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के लिए और इनको अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारे इकदाम लिए हैं। मीना खान अफरीदी साहब चूँकि आला तालीम के वज़ीर हैं, उनकी सरबराही में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हुए हैं जो कि मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। कुछ हमारे पास माली उमूर है, जिस तरह के मिसाल के तौर पर कि यूनिवर्सिटीज़ का जो बजट है मीना खान अफरीदी साहब की कोशिशों से वो 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा है अभी हाल ही में। इसके अलावा पेंशन लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। पख्तूनख्वा की सारी तकरीबन जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी पेंशन लाइबिलिटीज़ 2024 तक मीना खान अफरीदी साहब की कोशिशों से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ग्रांट रिलीज़ करके वो सारी अदा कर दी है। साथ ही साथ जो कि हमारे तकरीबन 300 से ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें इंटरमीडिएट तक तालीम तकरीबन मुकम्मल फ्री कर दी गई है मीना खान अफरीदी साहब की कोशिशों से। इसके अलावा जो बच्चे पढ़ते हैं कॉलेजेस में उनका कुछ स्कॉलरशिप का अमाउंट होता है वो भी अफरीदी साहब की कोशिशों से डबल हो चुका है। सर, ये वो उमूर है जिनका ताल्लुक जामियात और हायर एजुकेशन के मालियात से है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विजन है कि वो कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी करना चाहती है, जिसमें से पहला जो एक बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है कि इन्होंने जो वाइस चांसलर साहिबान हैं इनके अपॉइंटमेंट के लिए एक बड़ा रोबस्ट और मेरिट बेस्ड क्राइटेरिया बनाया है, जिसमें कि बहुत ही साफ़ और शफाफ तरीके से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। इसके 2 मकासद है, एक तो ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना और उसके अलावा जो मेरिटोक्रेसी है और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में हायर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उन्होंने मीना खान अफरीदी साहब की सरबराही में एक स्ट्रेटेजिक प्लान भी बनाया है, जिसका मकसद ये है कि जो जामियात है वो प्रोविंशियल प्रायोरिटीज़ के साथ अलाइंड हो। इसके अलावा सर, ये मैंने आपको 2 बातें बताई है, एक माली उमूर से रिलेटेड है और एक स्ट्रक्चरल। इसी जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं इनको फर्दर इन्हांस करने के लिए अभी हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो रैंकिंग सिस्टम है उसका क्राइटेरिया अप्रूव किया है। अब रैंकिंग है क्या? रैंकिंग का मकसद हमारे पास ये है कि हमें पता चले कि हमारी जामियात कहाँ पे खड़ी है। रैंकिंग ज़रूरी क्यों है? इसके 3 पहलू है। एक इसका पहलू है कि जो कि तलबा से रिलेट करता है। तलबा चूँकि आला तालीम में और खैबर पख्तूनख्वा की विजन में सबसे अहम स्टेक होल्डर्स हैं, तलबा के लिए रैंकिंग क्यों ज़रूरी है? अभी जब बच्चे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं तो सुनी सुनाई बातों पे लेते हैं। कोई कहता है कि फ़लानी जामिया अच्छी है, उसका स्कोप ज़्यादा है, वहाँ पे ले ले। लेकिन जब तक डेटा हमारे पास ना हो तो तब तक ये हियर से ही रहता है। रैंकिंग का मकसद ये है कि हमारे पास एक क्वान्टिफाइबल क्राइटेरिया हो और नंबरों में हमें पता चले कि कौन सी जामिया कहाँ पे खड़ी है। इसका तलबा को क्या फ़ायदा है? उसके तलबा को फ़ायदा ये है कि उनको एक नंबर बेस्ड यानी कि स्टैटिस्टिक्स बेस्ड और इन्फॉर्म गाइडेंस मिलेगी कि हम कहाँ पे दाखिला लें। इसी से मुतल्लिक यूनिवर्सिटीज़ क्या करेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ तो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा आए, क्योंकि पख्तूनख्वा हुकूमत का विजन भी ये है और जामियात की कोशिश भी ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा आए। अब जब तलबा को पता होगा कि हमने फ़ैसला रैंकिंग पे करना है तो जामियात ऑटोमेटिकली कोशिश करेंगी कि जो स्टूडेंट सर्विसेज है उसको इम्प्रूव करे, पढ़ाई का मैकेनिज्म इम्प्रूव करे। डिग्री जो है उस पर सिर्फ फोकस नहीं होगा, स्किल पे भी होगा। तो रैंकिंग का सर ये एक डायमेंशन हमारे पास तलबा से रिलेट करता है।
جو دوسرا ڈائمنشن ہے وہ ہمارے پاس ریلیٹ کرتا ہے انسٹیٹیوٹ سے، یعنی کہ جامعات سے، جو ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے لیے رینکنگ کیوں ضروری ہے؟ سر یہ رینکنگ کا مقصد پختونخوا حکومت کا یہ نہیں ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ یہ یونیورسٹی ونر ہے اور یہ لوزر ہے، اس کا بالکل بھی مقصد یہ نہیں ہے۔ مینا خان افریدی صاحب کی گائیڈنس کے اندر جو یہ رینکنگ کرائٹیریا بنا ہے، اس کا پرپز ایک ڈائگنوسٹک ٹول کا ہے، تاکہ یونیورسٹیز کو پتہ چلے کہ ان کی اسٹرینتھس کیا ہے اور کون کون سی ایریا ہے جس کو مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ رینکنگ کی دوسری جو امپورٹنس ہے وہ جامعات کے حوالے سے ہے۔ تیسری جو اس کی ایک اہم امپورٹنس ہے رینکنگ کی، وہ اس کا تعلق ہمارے پاس خیبر پختونخوا حکومت سے ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ جو سرکاری جامعات ہیں اس کی فنڈنگ کی ذمہ داری خیبر پختونخوا حکومت نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے، وہ اس کو فنڈنگ کرتے ہیں۔ اب وہ ان کی نظر میں چونکہ یہ ٹیکس پیئر منی ہے، عوام کے ٹیکس سے یہ پیسے آتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ وہاں پہ سپینڈ ہو جہاں اس کا فائدہ نوجوانوں کو سب سے زیادہ ہو۔ تو رینکنگ کا حکومت کے پرسپیکٹیو سے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سی جامعہ کہاں پہ کھڑی ہے، طلباء کو وہی جو نالج، سکل اور کمپیٹنسیز کا بنیادی جو مقصد ہے۔ یہ تین اس کے ڈائمنشنز ہیں، طلباء والا، یونیورسٹیز کا اور حکومت کی طرف سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تو اب یہ پیرامیٹر کیا ہے، کرائٹیریا کیا ہے کہ وہ کون سا ادارہ یہ تعین کرے گا کہ رینکنگ میں یہ یونیورسٹی ٹاپ پہ ہے یا سیکنڈ پہ ہے؟ یہ گورنمنٹ آف خیبر جو کے پی کے ہے یہ کرے گی یا کوئی اور انڈیپینڈنٹ باڈی اس کے بعد بنائیں گے؟ سر چونکہ یہ کرائٹیریا بنا ہے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے لیے، جو کہ آتی ہے جو خیبر پختونخوا حکومت کا اعلیٰ تعلیم کا ادارہ ہے، ہائر ایجوکیشن آرکائیوز اینڈ لائبریریز ڈپارٹمنٹ، جس کی قیادت مینا خان افریدی صاحب کر رہے ہیں۔ تو جو کرائٹیریا ہے اس پہ کافی محنت ہوئی ہے، جو منسٹر صاحب ہیں مینا خان افریدی صاحب، انہوں نے اس پہ بہت ساری میٹنگز کی ہیں، یہ ایک دن میں اپروو نہیں ہوا، اس کے پیچھے مہینوں کی محنت ہے۔ ان کا جو ویژن ہے، ان کی جو گائیڈنس ہے، تقریباً 4-5 گھنٹے بھی ہم اس پہ مسلسل ایک دن میں میٹنگز کرتے رہے ہیں، جس کے بعد یہ ایک لمبے پروسیس سے گزر کے یہ کرائٹیریا ریفائن ہوا ہے اور آ چکا ہے۔ اب جو ہم نے انڈیکیٹرز بنائے ہیں اس پہ ڈیٹا کلیکشن ہوگی، جو جامعات ہیں سرکاری جامعات وہ ڈیٹا کلیکشن کرے گا، جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے ظاہر ہے وہی کرے گا۔ یونیورسٹیز ڈیٹا پرووائڈ کریں گی، پھر جو ہمارے پاس انڈیکیٹرز ہیں ان ڈیٹا کا ہم انالیسس کریں گے اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس رینکنگ آئے گی۔ اچھا، اب رینکنگ کا جو پالیسی آپ نے بنا دی، ایک تو یہ کہ آپ نے اس کی بنیاد پہ یہ جو آنے والی جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ینگ ہماری جو جنریشن ہے، ان کے لیے ایک آسانی ہوگی کہ مطلب یہ مجھے کس یونیورسٹی میں جانا ہے، کس یونیورسٹی ٹاپ پہ ہے، کون سا اس سے ذرا کم ہے یا کون سا وہ ہے، ایک تو یہ ہوگا۔ تو رینکنگ میں پہ جو یونیورسٹیز آئیں گی کہ جو مثلاً جو بالکل ہی باٹم میں اگر چلے گئے، تو ان کے لیے پھر کیا گورنمنٹ کیا کرے گی؟ ان کو ان کی جو رینکنگ بڑھانے کے لیے پھر کیا آپ کے پاس کوئی متبادل پھر کوئی ہوگا؟ سر اصل میں ہمارے پاس موجودہ 2-3 کرائٹیریا موجود ہے رینکنگ کے لیے، جس میں ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان جو اسلام آباد میں ہے وہ کرتا ہے رینکنگ، ایک ہمارے پاس ٹائم ہائر ایجوکیشن ہے جو کہ بین الاقوامی ایک ادارہ ہے، اور ایک ہمارے پاس کیو ایس رینکنگ بھی ہے۔ ان سب میں مسئلہ یہ ہے جیسے کہ فار ایگزامپل ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ہے، ایک تو رینکنگ وہ ریگولر کرتے نہیں ہیں، ان کی ویب سائٹ پہ جو آخری رینکنگ ہوئی ہے وہ 2015 کی ہے، اور انہوں نے صرف 10 یونیورسٹیز کی رینکنگ کی ہے، جس میں جامعہ پشاور بھی شامل نہیں ہے۔ تو ایک تو ایچ ای سی کی جو رینکنگ ہے وہ ریگولر ہوتی نہیں ہے، اس کے علاوہ جو ان کا کرائٹیریا ہے وہ صرف 5 بڑے انڈیکیٹرز کو دیکھتا ہے، اور وہ ساری ملک کی جامعات کو ایک جیسا ٹریٹ کرتا ہے انہی 5 انڈیکیٹرز پہ۔ حالانکہ ملک کی جو جس طرح صوبے کے حالات مختلف ہے، اس طرح جامعات کے حالات بھی مختلف ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹائم ہائر ایجوکیشن ہے اور کیو ایس ہے وہ بھی زیادہ تر لنکڈ ہے بین الاقوامی جامعات کے ساتھ، ہماری جامعات کے ساتھ وہ ٹیلرڈ نہیں ہے۔ جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا نے کرائٹیریا بنایا ہے، آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں سر، وہ بہت کمپریہنسو ہے۔ اس کا میں آپ کو اگر آسان الفاظ میں بتا دوں تو 12 بڑے انڈیکیٹرز ہیں ہمارے پاس، جس کو میئر کرنے کے لیے ہمارے پاس 65 سب انڈیکیٹرز ہیں، جس میں سے چیدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمارے پاس ایک انڈیکیٹر ہے گورننس ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، فائنینس اینڈ فنڈ جنریشن ہے، لیکن فنڈ جنریشن طلباء کی فیس سے نہیں ہے، کیونکہ طلباء پہ خیبر پختونخوا حکومت فیسوں کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی۔ حکومت کی کوشش ہے کہ وہ فیس کم سے کم دے، دوسرے ذرائع سے یونیورسٹیز فنڈ جنریٹ کرے، کنسلٹنسی سے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ وغیرہ سے۔ اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز ہمارے پاس ایک کرائٹیریا ہے، اس طرح ہمارے پاس ایکیڈیمک ایکسیلنس ہے، لنکیجز ہیں اگر کسی جامعہ کے انڈسٹری کے ساتھ یا بین الاقوامی یونیورسٹیز کے ساتھ۔ اس کے علاوہ لائبریری اور آئی ٹی یہاں پہ موجود کرتی ہے یا نہیں ہے، ایمرجنگ جو سکلز ہے جیسے کہ اے آئی ہے، ڈیٹا سائنس ہے، کلائمیٹ چینج ہے، اس پہ کورسز ہے یا نہیں ہے۔
इसके अलावा जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसकी सूरत हाल क्या है, क्वालिटी इंश्योरेंस के सर्टन गाइडलाइंस होते हैं उसको इम्प्लीमेंट किया गया है या नहीं, सोशल कोहिजन हुकूमत की नज़र में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है, उस पे हमारे पास शामिल है, और ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी है। इन सब को गिनवाने का मकसद आपके सवाल का जवाब देना है, जो आपने कहा कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ अगर नीचे रह जाए। सर ये क्राइटेरिया नैरो नहीं है, ये क्राइटेरिया हमने बहुत ब्रॉड बनाया है। 12 हमारे पास मेन इंडिकेटर्स हैं और 65 इसके सब इंडिकेटर्स हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि एक यूनिवर्सिटी सारे इंडिकेटर्स में ही पीछे हो। किसी यूनिवर्सिटी का एडवांटेज किस चीज़ में होता है, किसी का कुछ और में, और इस इंडिकेटर्स का मकसद भी यही है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया है कि ये एक डायग्नोस्टिक टूल है ताकि जामियात को पता चल सके कि वो कौन से एरिया में लैगिंग बिहाइंड कर रहे हैं, ताकि वो उस पे फोकस करे। तो ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है इस पे या तो टॉप पे होंगी या बॉटम में। एक यूनिवर्सिटी का अगर कंपैरेटिव एडवांटेज एक एरिया में है तो उसके नंबरात उसको मिलेंगे, लेकिन हर यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरेटिव एडवांटेज डिफरेंट है। तो जो एक यूनिवर्सिटी अगर एक चीज़ में थोड़ी सी लैग बिहाइंड कर रही है, उसको दूसरी जगह से एडवांटेज मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने तो अपने इब्तदाई कलमात में तो बता दिया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा या जो वज़ीर आला तालीम में जामियात की जो माली मसाइल के हवाले से तवज्जो दे रहे हैं, तो एक आखिरी मेरा सवाल भी इसी माली मामलात के हवाले से कि तवील अरसे से, कई सालों से, बल्कि अशरा हो गया कि ये माली बहरान का शिकार हैं, तनख्वाहों के इशूज़ हैं और उनके पेंशन के मामलात होते हैं, और बहुत सारे रिसर्च के हवाले से कोई ख़ास वो पेशरफ हम देखने को नहीं मिल रहा। तो इसमें माली मामलात और जो रिसर्च का जो एक पहलू है जामियात की जो बुनियादी जिम्मेदारी है, उसके हवाले से गवर्नमेंट के सामने कोई एजेंडा है, कोई ऐसा प्रोग्राम है? जी बिल्कुल, जैसे कि ये रैंकिंग जो है ये उन्हीं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का तसलसल है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया है कि जो फिस्कल रिफॉर्म्स है पहले वो किए हैं, फिर हमारे पास स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए कि वाइस चांसलर साहिबान की अपॉइंटमेंट के लिए ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया बना है, स्ट्रेटेजिक प्लान दिया गया है। इस स्ट्रेटेजिक प्लान के डॉक्यूमेंट्स में सारा का सारा जो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है उसके लिए भी काफ़ी एक विजन मौजूद है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो मीना खान अफरीदी साहब हैं जो कि सूबाई वज़ीर बराए आला तालीम हैं, उनकी कोशिशें एक और डायमेंशन में भी है जिसका मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। हाल ही में उन्होंने मुलाकात की थी जो पाकिस्तान में स्विट्ज़रलैंड के सफ़ीर है, उनसे मुलाकात की थी जिसका मकसद ये था कि जो हमारी जामियात है, एक तो इनको जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी जामियात के साथ लिंक किया जाए। किस तनाजुर में कि एक तो हमारे पास जॉइंट डिग्रीज़ हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल 4 साल डिग्री है तो बच्चा हमारे पास 2 साल यहाँ पढ़ता है, 2 साल बाहर जाता है। इसके अलावा जो एक रिसर्च कंसोर्शियम उनका एक विज़न है बनाने का, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स करना। इसके अलावा जो गवर्नेंस मॉडल्स हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के, उससे भी सीखना ताकि हम अपनी जामियात की जो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है या डिग्री की जो कम्पिटिटिवनेस है उसको बढ़ा सके। सो ये जो रैंकिंग क्राइटेरिया है ये एक अलग से कोई रिफॉर्म नहीं है, बल्कि जो कम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म पैकेज मैंने आपको बताया है उसका एक हिस्सा है, जिसको लेके मीना खान अफरीदी साहब की सरबराही में इंशाल्लाह हम आगे लेके चलेंगे उसको। थैंक यू डॉक्टर साहब। उम्मीद करते हैं कि जो मौजूदा जो सूबाई हुकूमत जो आला तालीम के शोबे में जो इस्लाही एजेंडे पे काम का आगाज़ कर चुकी है, इसके नतीजे में जो जामियात को दरपेश जो माली और इंतज़ामी जो बहरान था उससे निकल आने में ये कामयाब हो जाएंगे जामियात, और इससे नौजवान नस्ल को जो एक बेहतर से बेहतर जो तालीम के ख्वाब है वो हकीकी मानों में अमली जामा पहना सकेंगे। मैदान डिजिटल टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।